सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8 हिंदी व्याकरण फुल और कंपोजिट के लिए आज हम शब्दभेद में से संज्ञा सीखेंगे। शब्द और उसके भेद उदाहरण देखते हैं। क, म तथा ल के योग्य समूह से कमल बनता है तथा इसका अर्थ भी निकलता है। कमल एक शब्द है, किंतु ल क म ल क भी इन्हीं तीनों अक्षरों के मेल से बनते हैं, पर उनका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता, इसलिए यह शब्द नहीं है। मतलब यह है कि अक्षरों के योग्य समूह से कोई अर्थ निकलता है तो इस समूह को शब्द कहते हैं। इस शब्द के व्याकरण के अनुसार शब्द के 8 भेद यानी प्रकार होते हैं। शब्द भेद के प्रकार 2 है। विकारी शब्द यानी सव्यय, दूसरा है अविकारी शब्द अव्यय। विकारी का मतलब है बदल, यानी सव्यय वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों। विकारी शब्द के 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब शब्द भेद का दूसरा प्रकार देखते हैं, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी बदल नहीं होता, जिनके रूप, लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात उनका रूप सदा एक सा रहता है, उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। जैसे पास, के बिना और कारण, के साथ आदि। अविकारी शब्द के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुचय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। आज हम विकारी शब्द के भेद की जानकारी लेते हैं। संज्ञा के भेद के बारे में जानते हैं। संज्ञा के भेद 5 है। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा से परिचय कराते हैं। पहला उदाहरण है व्यक्तिवाचक का, गंगा नदी बहुत बड़ी नदी है। जातिवाचक का उदाहरण है नदी बहुत बड़ी है। यहाँ पे देखिए कि एक नदी बहुत बड़ी है, उसका नाम दिया है वह है गंगा, यानी जिस नदी का नाम दिया है उसी के बारे में बताया है। और जातिवाचक में बताया है नदी बहुत बड़ी है, यहाँ पे कोई नदी का नाम नहीं है। कोई भी नदी हो सकती है जिसके बारे में बताया गया है, लेकिन इसके विशिष्ट या वैयक्तिक नाम से बताया नहीं गया है। इसीलिए नदी जो शब्द है वह क्या होता है कि उसमें बहुत सारी नदियां उसके अंदर अंतर्भूत होती है, इसलिए वह जातिवाचक शब्द है। और गंगा क्या है, वैयक्तिक है, इसका मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, पूना शहर बढ़ रहा है। जातिवाचक का उदाहरण देखिए, शहर बढ़ रहा है। अब पूना बताया गया इसलिए क्या है कि एक विशिष्ट शहर के बारे में बताया गया है जिसका नाम पूना है। पूना कहने से पूना ही शहर के बारे में जानकारी मिलती है। और शहर कहने से कोई भी शहर हो सकता है जिसके बारे में बताया गया हो, यानी शहर के अंदर बहुत सारे शहरों के नाम आते हैं, इसलिए वह क्या है, जातिवाचक नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे माधव, चेतक, हिमालय, यमुना, मुंबई, नासिक, ताजमहल आदि। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा जैसे पुस्तक, फल, माला, प्राणी आदि। हम व्यक्तिवाचक की परिभाषा देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा के केवल एक व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में
विशेष व्यक्ति का ही बोध होता है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा में किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या किसी वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। जिस संज्ञा से किसी वस्तु या प्राणी के किसी गुण, दोष, भाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, कुशलता, हर्ष, उदासी, प्रेम, जवानी, थकावट आदि। उदाहरण देखते हैं। लोगों को लालच नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मेरा बचपन गांव में बीता है। इस दोनों वाक्यों में देखिए, लालच, बचपन, ये वास्तव में संज्ञाएं है। ये संज्ञाएं किसी न किसी गुण या अवस्था का बोध कराती है। हम इसे देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, इसका केवल अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का संबंध हमारे भावों से होता है और इसलिए लालच और बचपन संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं इस प्रकार है: भूख, प्यास, थकावट, चोरी, घृणा, सुंदरता आदि। अब हम जानकारी लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहते हैं। द्रव्य का मतलब पदार्थ या धातु। उदाहरण देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती है? उदाहरण: एक, पलंग लोहे की है। दूसरा, मेरी अंगूठी सोने की है। अब देखो, लोहा और सोना दोनों ही संज्ञाएं हैं। ये संज्ञाएं पदार्थ या धातु का बोध कराती है, इसलिए ये संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा से किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है, यानी कि हमें पता चलता है कि वह वस्तु किस प्रकार से बनी हुई है या कौन सा पदार्थ, हमें कौन से पदार्थ के बारे में बताया गया है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं पानी, दूध, तेल, चावल, दाल, घी, सोना आदि। अब हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसी शब्द से हमें पता चलता है समूह यानी एक साथ बहुत वस्तुएं या प्राणी या मनुष्य, जो भी है एक साथ बहुत सारे। जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यह अंगूर का गुच्छा है। दूसरा उदाहरण, हाथी का झुंड देखा। दोनों वाक्यों में देखो, गुच्छा और झुंड जो शब्द आए हैं वह समूह दर्शाते हैं। यानी अंगूर का गुच्छा यानी बहुत सारे अंगूर एक साथ, और हाथी का झुंड यानी बहुत सारे हाथी एक साथ। इसी का मतलब है कि एक साथ व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं का समूह का जो बोध कराते हैं वो शब्द क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञाएं होते हैं।